और जब मैं 12th क्लास में था उस टाइम मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मुझे समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब चाहिए। 2009 लास्ट में मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की। बाबा ने उन्हें बताया कि उसका गवर्नमेंट जॉब में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे 0 मार्क्स ऐसे आ कैसे सकते हैं। उस बाबा को जरूर गलत सिद्ध करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद जब मैं 8th क्लास में था, एक बाबा हमारे घर आए। मेरी भाभी ने उनसे पूछा क्या पवन का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन की हमारे समाज में कितनी अहमियत है ये आप लोगों को पता होगा। बाबा ने उन्हें बताया कि पवन जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर लेगा, लेकिन उसका गवर्नमेंट जॉब में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये बात मेरे अंदर घर कर गई और इस एक बात ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी ये हम लोग बात करेंगे इस टॉक में। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा 1800 रुपीज़ पर मंथ कमाने वाले एक लड़के ने 21 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर वाली कंपनी में कैसे बदला। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन राव। आई एम एन एजुकेटर और आज मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करने आया हूँ। मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव घरडाना खुर्द से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर कॉपर माइन में काम करते थे, जो हमारे नज़दीक ही एक कॉपर की माइन है उसमें काम करते थे, और माँ हाउसवाइफ हैं। हमारी जॉइंट फैमिली में हम लोग 6 बच्चे थे और पढ़ने में सबसे ठीक मैं ही था। घर वालों ने सोचा कि इस बच्चे को आगे अच्छे से पढ़ाया जाए और ताकि ये ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाए। सबसे पहले 5th तक की पढ़ाई मैंने गांव में ही की और उसके बाद मेरा एडमिशन करवा दिया गया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भी जो सिलेक्शन होता है वो एंट्रेंस से होता है। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता लगा यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में है। जहाँ पर उस टाइम ABCD ही सबसे पहले 6th क्लास में सिखाई जाती थी और वहाँ पर पहुँचने के बाद पता लगा कि सारी बुक्स इंग्लिश में हैं। मैं उस चीज़ को झेल नहीं पाया और 6th क्लास में वहाँ पर फेल हो गया। वापस आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो मैं पढ़ाई में ठीक नहीं था। तो पेरेंट्स ने मुझे सबसे पहले पढ़ने के लिए भेज दिया जयपुर। मैंने मेरी स्कूलिंग जयपुर से ही की है और जब मैं 12th क्लास में था उस टाइम मेरे फादर एक्सपायर हो गए। वो जो टाइम था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए काफ़ी क्रिटिकल टाइम था, लेकिन मेरे बड़े भाई और माँ ने मुझे आगे पढ़ाई के लिए कहा कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। उसके बाद मैंने मेरी ग्रेजुएशन जयपुर से महाराजा कॉलेज से की, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई उस टाइम तक मुझे समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब चाहिए। मैंने जैसे ही पता किया तो लोगों ने बताया कि सबसे ठीक जो जॉब है, अच्छी जॉब भी है, वो है एसएससी की। 2009 लास्ट में मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन 4 या 5 महीने बाद मुझे समझ में आ गया कि जयपुर में सर्वाइव करना मुश्किल है। सबसे पहले 4 या 5 महीने के लिए मेरे भाई और माँ ने मुझे कुछ पैसे भेज दिए, लेकिन प्रत्येक मंथ उनसे पैसे मंगवाना मुझे भी थोड़ा सा सही लगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। मुझे लगा मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं छोड़कर वापस गांव चला जाऊं या कोई ना कोई जॉब मैं करूं, क्योंकि 2010 तक मेरी थोड़ी सी ठीक ठाक तैयारी हो चुकी थी। तो मार्च 2010 में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया मैथ्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था खुद पढ़ने के लिए, वहाँ पर जब पहला टेस्ट हुआ था मैथ्स में, जहाँ बाकी बच्चों के 50 में से 16, 17, 20 मार्क्स थे, वहीं पहले टेस्ट में मेरे 48 मार्क्स थे। तो मुझे लगा कि मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ और मेरे आसपास जो बच्चे बैठते थे उनके मैं डाउट्स भी सोल्व कर देता था जब उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता था। 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया और एक इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर पहले महीने की मेरी सैलरी थी 1800 रुपीज़ पर मंथ। 18,000 नहीं, 1800 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन उस टाइम कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं था और इतने में हम लोग सर्वाइव कर सकते थे।
₹1800 मिलना शुरू हुआ। एसएससी की साथ तैयारी शुरू की और जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरा 2010 का एग्जाम एसएससी का क्लियर हो गया, लेकिन मेरी ओबीसी की कट ऑफ क्लियर थी, लेकिन जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं थी। मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद मेरा जो ओबीसी का सड़ा, पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी उस बाबा की बात मुझे जरूर याद आई कि यार हो सकता है इसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ हो। उसके बाद मैंने तैयारी कंटिन्यू की, पढ़ाना भी मैंने जारी रखा और 2011 जनवरी में एक इंस्टीट्यूट नया आया था महिंद्रा बैंकिंग के लिए। मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 दिन ही वीकली पढ़ाना पड़ता था। वहाँ ऐसा सिस्टम था कि 2 दिन मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लगेगी, 2 दिन जीके और इंग्लिश की क्लास लगेगी और 2 दिन आपके टेस्ट होंगे। तो मुझे वीक में सिर्फ 2 दिन ही जाना पड़ता था। मेरी सैलरी थी ₹5000 पर मंथ। ₹1800 से बढ़कर ₹5000 पर मंथ काफ़ी अच्छी सैलरी थी। वीकली सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पढ़ाना। मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी शुरू की एसएससी की, क्योंकि लगना तो गवर्नमेंट जॉब ही था। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि 2010 में मेरे प्री में 0 मार्क्स थे। उस टाइम जो पेपर होता था वो ओएमआर पर बेस्ड होता था और ओएमआर में अगर आपने कुछ भी गलत भर दिया तो आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 0 मार्क्स आपके आएंगे। जैसे ही रिजल्ट आया हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, 0 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। जब शाम को रिजल्ट आया उसी टाइम हम लोग सेम टाइम रात को ही दिल्ली चले गए और अगले दिन ऑफिस एसएससी ऑफिस जाने के बाद पता चला, जो दिल्ली में लोधी रोड पर है, जाने पर पता चला कि अरे यहाँ पर इसलिए हमें 0 मार्क्स आए कि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत भरा है। ठीक है, उस टाइम मतलब बहुत अच्छी तैयारी की थी। जहाँ पर 2010 में सिलेक्शन नहीं हुआ था कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, 2011 में मुझे लगा यार अब की बार तो सिलेक्शन होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हुआ है। और मतलब काफ़ी उस टाइम का मतलब काफ़ी ख़राब समय गुजरा मेरे लिए वो वाला। उसके बाद लेकिन उस टाइम उस बाबा की बात ज़रूर याद आई, अरे उस बाबा के कारण हो सकता है मेरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा हो। 2012 आ गया और 2012 में हम लोगों ने खुद के लिए एक इंस्टीट्यूट मेरे दोस्त राजेश नेहरा सर के साथ मिलकर मदर्स एजुकेशन हब की शुरुआत की। जब मदर्स एजुकेशन हब की हम लोगों ने शुरुआत की तो शुरुआत में ही हमारे लिए इतने बच्चे, 1 या 2 बैचेज के बाद इतने बच्चे आने शुरू हो गए थे कि इनको हम लोग कहाँ बिठाएं। और मतलब ना कोई एडवर्टीजमेंट है ना कुछ हो रहा। आज भी हम लोग एडवर्टीजमेंट में बहुत कम विश्वास करते हैं। इतने बच्चे आने शुरू हो गए थे कि हमें बिठाना मुश्किल था। जब मैं पढ़ाता था मेरे दोस्त इंक्वायरी देते थे, जब वो पढ़ाते थे तो उस टाइम मैं इंक्वायरी देता था। सुबह 7 से लेकर शाम को 8 बजे तक लगातार हम लोग पढ़ाते रहते थे। 2012 लेकिन ऐसा लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ज़रूर चाहिए, एक बार उस बाबा को ज़रूर गलत सिद्ध करना है। 2012 आ गया, पढ़ाते रहे, साथ हम लोगों ने ये भी साथ साथ कर लिया था कि गवर्नमेंट जॉब हम लोग लेंगे और साथ 2012 में मेरे प्री में अच्छे मार्क्स थे, मेंस में मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वही गलती इंग्लिश में फिर से मेरे 0 मार्क्स थे। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे 0 मार्क्स ऐसे आ कैसे सकते हैं। उस टाइम जितने भी मेरे साथ दोस्त थे या जितने भी लोग जानते हैं उनको ये बात पता है, उन लोगों ने मुझे गिफ्ट करना शुरू कर दिया था ओएमआर सीट कि आप एक काम करो ओएमआर सीट भरकर दिखाओ, बाकी तो सिलेक्शन अपने आप हो ही जाएगा। 2012 में फिर से 0 मार्क्स, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 0 मार्क्स के कारण। लेकिन 2011 में जितनी प्रॉब्लम्स हुई थी ना कि सिलेक्शन नहीं होने से, अब की बार कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाबा ज़रूर याद आए कि अरे यार उनके कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया था, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते थे, पता ही नहीं कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन बहुत आ रहे थे और उससे कोई भी असर नहीं हुआ उस पर। 2012 में 2013 आ गया, लेकिन एक दिमाग में ये था कि यार गवर्नमेंट जॉब लेकर रहेंगे, गिव अप नहीं करना, उस बाबा को जरूर गलत सिद्ध करना है चाहे कुछ भी हो जाए। 2013 का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्री हुआ, प्री में मेरे अच्छे मार्क्स, मेंस हुआ, मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स और मुझे लगा कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन याद रखना 2013 का प्री भी कैंसिल हो गया था और 2013 का मेंस भी क्लियर हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था।
क्यों? कोई ना कोई कारण उस टाइम हुआ था, तो उसके बाद चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गई थी और दोनों एग्जाम कैंसिल हो गए। मुझे लगा कि ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण हुआ है। उस बाबा ने वो बात सही बोली थी कि यार पवन का गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं होगा। उसके बाद मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ना, अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर उसको गलत सिद्ध नहीं किया ना, तो ज़िंदगी में एक रिग्रेट पक्का रहेगा कि यार उन्होंने सही कहा था और मैं उस चीज़ को गलत प्रूव नहीं कर पाया। एक खुद के अंदर जिद थी। 2013 का वापस एग्जाम हुआ। फ्रेंड्स ने सिर्फ और सिर्फ ओएमआर गिफ्ट देना शुरू कर दिया कि भर के दिखाओ। उसके बाद प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की और मुझे मिली एक पोस्ट गवर्नमेंट डिविजनल अकाउंटेंट शिमला में। लेकिन जहां पर 2009 में तैयारी शुरू की थी एक 21-22 साल के लड़के ने, और ये जो पोस्टपोन हुआ, वापस एग्जाम हुआ, फाइनल रिजल्ट आया 2015 के लास्ट में, 2013 एसएससी का। उस टाइम एक 21-22 साल का लड़का जिसने 2009 में शुरुआत की थी, वो 27-28 साल का हो चुका था और उसका एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि क्या किया जाए, क्या मुझे इंस्टीट्यूट को ही मतलब आगे बढ़ाना चाहिए या मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट मुझसे कम से कम 100 लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग सैलरी देते हैं, और बाहर तो बैग बनाने वाले, बुक्स बनाने वाले, आसपास इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दी जाए और मैं कंटिन्यू करूँ मेरे इंस्टीट्यूट को। तो वहाँ से मैंने इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू किया और आज जो जर्नी है, आज बढ़कर 2019 आते आते कोरोना से पहले मेरा जो टर्नओवर था वो पहुंच चुका था 21 करोड़ रुपए। उसके बाद कोरोना आ गया, जिसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वापस चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी में ऐसे टाइम हमेशा आते ही रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट डे हम लोगों ने शुरू किया था, पहले बैच में हमारे 8 स्टूडेंट्स थे और हम लोग फर्स्ट डे से मदर्स एजुकेशन हब में ऐसा करते हैं कि 1000 रुपीज़ जमा करवाओ, 3 दिन आप लोग पढ़िए, अगर आपको लगता है कि हमें पसंद नहीं है, आप अपने 1000 रुपीज़ वापस ले सकते हो। थर्ड डे हुआ क्या कि 2 बच्चे 8 में से हमारे पास आए कि सर हमें 1000 रुपीज़ वापस दे दीजिए। हमने 1000 रुपीज़ उनको वापस दिया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, कारण तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि सर मैथ्स में जो मटेरियल है ना, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है। हम लोगों ने उस टाइम ऐसा नहीं सोचा कि यार हम लोग फैकल्टी हैं और ये इन मूर्ख बच्चों को क्या पता होगा कि क्या मटेरियल होता है। हमने उस चीज़ को सीरियसली लिया, उस रात से ही काम करना शुरू किया। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक हम लोग नोट्स बनाते थे। और आज एसएससी के तैयारी करने वाले किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि एसएससी के मैथ्स का जो हमारा मटेरियल है वो बेस्ट है। उसके बाद आज तक किसी बच्चे ने ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं की। तो जितने भी लोग ये टॉक देख रहे हैं, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अपना रास्ता खुद बनाइए। क्रिएट योर ओन जर्नी। कोई आपके बारे में क्या बोलता है, कोई आपके फ्यूचर के बारे में क्या बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो आपके फ्यूचर को डिसाइड भी नहीं करता। आपको जो फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है वो है आप लोग खुद। मेहनत कीजिए, अपनी जिद से अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना भविष्य खुद बनाइए। और ये जो बातें हैं ना, मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाइए। लगातार मेहनत के सामने मैंने देखा है कि कोई नहीं टिक सकता। कोई गॉड गिफ्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या कोई कुछ भी है, लगातार मेहनत के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये बात मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब
प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था, और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है, और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ, मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.